नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से आज से ठीक 3 साल पहले हटाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने उसे संसद में एक विधेयक के जरिए निष्प्रभावी कर दिया था। इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदला है? जीवन स्तर के लिहाज से भी, कानून व्यवस्था के दृष्टि से भी, रक्षा सुरक्षा के पैमाने पर भी अगर हम कसौटी पर कस करके देखें तो बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से, ओआईसी की तरफ से तमाम तरह की बयानबाजियां हमें देखने पढ़ने को मिलती हैं। ओआईसी ने एक बयान जारी किया है और गैर कानूनी रूप से एक तरफा फैसला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। आज भी इमरान खान का एक बयान आया है और उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसके अलावा भी एक पाकिस्तान की टूल किट का पता लगा है जो उसने अपने दूतावास और उच्चायोगों के जरिए चीन में, बेल्जियम में, जापान में, यूक्रेन में, बर्मिंघम, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इटली, डेनमार्क और जर्मनी में ये सब प्रसारित कराने की कोशिश की है और भारत के खिलाफ एक जहर उगलने का प्रयास किया है। हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो भी इसका जवाब दे रहा है, अपने हिसाब से दे रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन 3 सालों में इस बेहद अहम राज्य में क्या बदला है और अभी और क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी वहाँ चुनाव होंगे और चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो भी बहाल हो सकता है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उससे कितनी स्थिति बदलेगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। अपने दोनों खास मेहमानों को जोड़ लेते हैं, चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं हिंदुस्तान दिल्ली के पूर्व स्थानीय संपादक, वरिष्ठ स्थानीय संपादक प्रमोद जोशी। जोशी साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मेरे साथ जुड़ गए हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के जाने माने विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल AK सिवास सर। सिवास साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चोई साहब। जोशी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ जाता हूं। इन 3 सालों में क्या बुनियादी परिवर्तन आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, चूंकि आपने शुरू में ही दो तीन बातें बताई हैं कि एक तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा से दो तरह की सुरक्षाओं से इसका रिश्ता है। दूसरा जो हमारी अंदरूनी राजनीति है उससे भी इसका एक संबंध है। और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में जो असर पड़ सकता है। तो आंतरिक सुरक्षा या जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से तो जनरल सिवास साहब बेहतर बताएंगे। फिर भी मैं इतना जो समझ पा रहा हूँ ये कि 3 साल पहले जो जिस प्रकार का दबाव आतंकवादी या एक प्रकार से कहिए कि पाकिस्तान के जो वहाँ पर मौजूद हैं स्लीपर सेल वगैरह उनका था, उसकी तुलना में आज कम है। और राष्ट्रीय सुरक्षा का तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा हम पर खतरा है। केवल आंतरिक सुरक्षा के मसले वहाँ पर थे और जो सरकारी एजेंसियों का दावा है कि अब काफ़ी नियंत्रण में है। हालांकि पिछले 3 वर्षों में जो हमले हुए हैं या किए गए हैं उसमें काफ़ी लोगों की को मारा गया है। मतलब जो ऐसे पाक परस्त
या पाकिस्तान से भेजे गए लोग थे, उनको हमारी सुरक्षा सेनाओं ने एलिमिनेट भी किया है। रही बात जो अंतर्राष्ट्रीय मसलों की आप बता रहे हैं, देखिए सुरक्षा परिषद में मामले उठाने की कोशिश की गई थी चीन की तरफ से, लेकिन वो मामले उठे नहीं। जहाँ तक आप ओआईसी का मामला बताते हैं, ओआईसी में भी ओआईसी ने कोई इस इशू को कोई बहुत तवज्जो कभी नहीं दी। ओआईसी में कॉन्टैक्ट ग्रुप शुरू से ही बना दिया गया है जो कश्मीर को लेकर के है। उस कॉन्टैक्ट ग्रुप में ज़्यादातर पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं। वो वक्त बेवक्त कुछ ना कुछ कागज दस्तावेज वगैरह जारी करते रहते हैं, और ये 5 अगस्त वाली तारीख के साथ भी उनका एक जुड़ा हुआ है, वो ठीक है। और बाकी पाकिस्तान सरकार अगर दुनिया भर में कहीं कुछ कोशिश कर रही है, तो उस कोशिशों का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी कोशिश तो फिलहाल अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सुरक्षा को बनाए रखने का है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अल-ज़वाहिरी की जो मौत हुई है वहाँ पर काबुल में, उसकी जो भी टिप्स हैं उसका इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने उपलब्ध कराया, ताकि उनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, और शायद उसके अगले दिन ही घोषणा भी हो गई आईएमएफ के जो एक किस्त की। तो ये सब चीज़ें, अब सवाल केवल इतना है मेरी समझ से, बाकी विषय पर मैं चाहूँगा कि जनरल सिवाल साहब इसको ज़्यादा स्पष्ट कर दें कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि अब यदि चुनाव होते हैं तो कब होते हैं, क्योंकि अभी परिस्थितियां हैं इस साल के अंत के पहले गुजरात में और कुछ और राज्यों, जो गुजरात के चुनाव है उसके साथ हिमाचल प्रदेश के चुनाव है, तो क्या जम्मू कश्मीर के चुनाव भी संभव है, क्योंकि वहां पर डिलिमिटेशन का काम पूरा हो चुका है। पर चुनाव आयोग को भी देखना होगा कि क्या उसकी परिस्थितियां हैं। एक चीज ये है कि कश्मीर में अगर अभी अक्टूबर नवंबर तक ये सब फैसला हो जाए, सितंबर तक, तब संभव है कि नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो जाए, अन्यथा फिर फरवरी के बाद कराने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में मौसम वहां पर खासतौर से जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर वो नहीं होगा संभव। और अब देखना होगा कि अगर हम चुनाव की प्रक्रिया चला करके कश्मीर को एक पूरे राज्य का दर्जा दे सकते हैं, तो सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा सकता है। पर ये संभव है या नहीं संभव है, ये देखने का काम अभी भारत सरकार के गृह मंत्रालय का है, क्योंकि जो आंतरिक सुरक्षा के मसले हैं उनको वो बेहतर समझते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये एक मोटी सी धारणा है कि अब वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों पर काफ़ी नियंत्रण पा लिया गया है। हालाँकि वहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स फिर भी हुई हैं इस दौरान, पंडितों की या बाहर से रहने वाले कुछ लोगों की। पर वो किलिंग्स तो इक्का-दुक्का कोई ना कोई कर ही सकता है। अपेक्षाकृत शांति कहिए, ना शांति कहें, तो सुरक्षा बलों का और प्रशासन का कंट्रोल अभी कश्मीर पर। बहुत सही बात आपने जोशी जी कही है ओपनिंग रिमार्क्स में। जनरल श्रीवास सर, रक्षा सुरक्षा का ओवरऑल आप कैसे आकलन करते हैं? और जो बात है, कम से कम 2 बार ऐसा हुआ है कि वहाँ टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है। पहली बार कई लोगों को मारा गया, दूसरी बार फिर टारगेट किलिंग की गई, और उससे एक असुरक्षा का, एक दहशत का माहौल बना। लोग वहाँ से पलायन करने के लिए भी मजबूर हुए। कश्मीरी पंडित, हिंदू हमें सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई दिए। तो रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से अगर सीमा पार से घुसपैठ की बात करें, अलगाववाद की बात करें, पत्थरबाजी की बात करें, या जो जगह जगह मुठभेड़ होती थी उनकी बात करें, उसमें हमें कमी दिखाई दे रही है। लेकिन जो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, उन पर आप जरूर प्रकाश डालें, ताकि वहाँ की जो रियल सिचुएशन है उससे हमारे दर्शक अवगत हो सकें। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, ऐसा है कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, ये एक माइलस्टोन डिसीजन था, और इसके बाद बहुत बदलाव आया है जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर घाटी में। वहाँ पर जो 2-3 चीज़ें हुई हैं मुख्य तौर पे, उनका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। एक तो वहाँ पर जो ये एनआईए ने चोक कर दिया है, जो पैसा आता था हवाला मनी हुर्रियत को, और हुर्रियत फिर ये बांटती थी बच्चों को, और उनको यूथ को एक प्रकार से गलत शिक्षा दे के पत्थरबाजी कराती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। दूसरा हुआ क्या है कि जो रेडिकलाइजेशन भी हो रहा था साउथ कश्मीर में,
उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है, जो मदरसा वगैरह हैं उन पे लगाम लगी है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। और सबसे बहुत अहम बात है कि वहाँ पर एक यूथ लीडरशिप आई है। अभी पुराना जी। जो लीडरशिप थी उसके छोड़ के बड़े यूथ लीडर आए हैं, जो कि उससे बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। तो अभी ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप देखें आतंकवाद की घटनाओं में बड़ी कमी आई है और लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप है, उसको ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गया है। 125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं और जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चला हुआ है, लगता है 1 डेढ़ साल के अंदर पूरे आतंकवाद का सफाया हो जाए। मैं ये मानता हूँ कि ये कहना बड़ा आसान तो नहीं है, क्योंकि 10,000 के करीब लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं, वो ट्रेनिंग एरिया में बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जी, कुछ एक जी। लॉन्च पैड में बैठे हैं, जो कि लड़े थे तालिबान के से कंधा मिला के अफ़गान फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस से। उनके पास हथियार भी अमेरिका के जो छोड़े हुए हथियार हैं वो हैं, M4 और M16 से लैस हैं, मगर फिर भी हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बड़ा पुख्ता है। इसी प्रकार से काउंटर टेररिज्म ग्रेड भी पुख्ता है। तो उसको मद्देनजर रख ऐसा लगता है कि अब वहाँ पर शांति का माहौल आएगा। रिकॉर्ड टाइम में टूरिज्म हुआ है इस बार। लास्ट 2 साल में जितना टूरिज्म हुआ है, वो मुझे लगता नहीं था कि कभी हुआ है। वो उसकी वजह ये है कि वहाँ पर लोग समझते हैं कि शांति है, अमन है और 40% जो टूरिस्ट हैं, 30 से 40% टूरिस्ट, वो फॉरेन टूरिस्ट है। ये एक बड़े काबिल तारीफ़। फिर जो एक माहौल आया है डेवलपमेंट का, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक तो डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, ब्रिजेज, रेलवे लाइन ये बन रही हैं। इसके बाद जो है काफ़ी कंपनियाँ आके इन्वेस्ट कर रही हैं। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री बड़ा इम्पोर्टेंट, और सबसे खुशी की बात है कि फॉरेनर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे टूरिज्म में और हॉर्टिकल इंडस्ट्री में। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको भरोसा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप जाता है। और साथ साथ में हुआ क्या है, वहाँ पर लोग खुश हैं। बिजली पानी की जो समस्या पहले कभी होती थी, आज से 10-12 साल, वो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अमन और शांति है। अब ये जो हाइब्रिड किलिंग की बात करते हो, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि शांति है और वहाँ से आईएसआई चाहता है कुछ ना कुछ हो, तो वो एक नया वारफेयर की कोशिश कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर या वो यूथ जो कि जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनको एक छोटा सा हथियार दे देते हैं और वो किसी टारगेट को बताया जाता है, उसको मार के और वो समाज में मिल जाते हैं। और ये भी कुछ एक टाइम चला था, मगर इसके ऊपर भी अब पूरा जोरों से उसको कस दिया है, वो भी बंद हो गए। मगर ये एक हाइब्रिड किलिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि आज उनके अंदर इतनी काबिलियत और ताकत नहीं थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करें। ना उनकी लीडरशिप है, ना उनके पास हथियार और अम्यूनिशन है। ये सब कुछ कमी है, इनका मोराल बड़ा डाउन है। तो मुझे लगता है ये जो हाइब्रिड किलिंग थी, जो ओजीडब्ल्यू और ग्राउंड ये स्लीपर सेल थे, इनको भी अभी दबोच दिया गया है। वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके पास इनकी पुख्ता इंटेलिजेंस थी। और एक सबसे बदलाव जो आया है, रियल टाइम इंटेलिजेंस। इसका मतलब जो लोग हैं वो खुद आके इनकी इंटेलिजेंस देते हैं। और ये इसलिए आया है कि वो नहीं चाहते माहौल खराब हो, वो चाहते हैं शांति हो, उनके बच्चे पढ़ें, एक अमन की तरफ जाएं और डेवलपमेंट हो। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिकल 370 और 35 से को एब्रोगेट किया है, उसके बाद बहुत हद तक जो है सिचुएशन में बदलाव आया है और पॉजिटिव बदलाव आया है। और मुझे लगता है कि आने वाले चंदे कुछ टाइम में इलेक्शन होंगे, क्यों डीलिमिटेशन की प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हो सकता है इस साल इलेक्शन हो या अगले साल के बिगनिंग में हो, और उसके बाद इसको स्टेटहुड भी मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से तरक्की, उन्नति और शांति का माहौल पैदा है जम्मू और कश्मीर में, ये भारत की पहले, दूसरे या तीसरे दर्जे की एक स्टेट बन के आएगी अपने देश के अंदर। चौधरी साहब। शिवाज सर, चूंकि आपको एक प्रोग्राम में जाना है तो मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो शुरू का कार्यकाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से 2019 तक का,
उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने संपर्क साधे थे, अलग-अलग देशों की यात्राएं की थी, क्या उसका फायदा मिला? जब दूसरी बार उनकी सरकार बनी, तो सरकार बनने के कुछ ही महीने के भीतर यानी मई 30 में उन्होंने शपथ ली और 5 अगस्त को और 6 अगस्त को लोकसभा, राज्यसभा से ये प्रस्ताव पारित करके 370-35 ए को हटा दिया। और भले ही उस समय पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा किया हो, लेकिन उसको दुनिया भर के देशों से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसी उसको अपेक्षा थी। वो अलग-थलग पड़ गया। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के प्रयास थे वो फलीभूत हुए ऐसे टाइम में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हुआ। और सच्चाई है कि पाकिस्तान अकेला पड़ गया, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब, उसको कोई सीरियस नहीं लेता। उसके जो दोस्त हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, उन्होंने भी छाड़ दिया मुस्लिम वर्ल्ड में। चीन के अलावा उसका कोई साथी नहीं है और चीन भी उसको कोई एक प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं देता है। और जैसे जोशी साहब बता रहे थे, इसमें शक नहीं, अल जवाहिरी की जो मौत हुई है, जो अलकायदा का लीडर था, उसकी मुखबरी पाकिस्तान ने की है। और पाकिस्तान से ही ये जो उनका ड्रोन है अमेरिका का उड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर देगा आईएमएफ के लोन, उनको मालूम है अमेरिका ही उनको लोन दिला सकता है, इसलिए ये सारी कार्रवाई की है। और यही नहीं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अमेरिका उनको हेल्प करे ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। हो सकता है ये भी हो, पर सच्चाई यह है कि भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। एक माहौल पैदा किया वर्ल्ड में, उनको बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट अंग है और ये आर्टिकल 370 और 35 ये हमारा डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है दूसरे देशों से और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ज़्यादातर कंट्रियों ने इसको समझा है और जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल फेल हो गया। तो मुझे लगता है ये सच्चाई है कि जो डिप्लोमेसी भारत की प्रधानमंत्री और हमारे जो एमईए हैं और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं चौधरी साहब 5-10 मिनट के लिए जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा और इतने आप जोशी साहब के साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोशी साहब से हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं और मैं 10 वेट मिनट के करेंगे। बाद अगर तब तक प्रोग्राम जारी रहा तो फिर से आपका स्वागत रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक, थैंक यू। जोशी साहब, अगला सवाल मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि और कोई ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं है। सवाल ये है कि जो एक बात कही जाती है कि जैसे इमरान खान ने भी कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव था, भारत ने उसका उल्लंघन किया है। ये भी कहा जाता है मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तमाम तरह का दुष्प्रचार जो है वो जम्मू कश्मीर के बारे में किया जाता है। तो एक तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई सुरक्षा परिषद में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि जिसका उल्लंघन कर दिया गया हो, या अभी भी ये 1950 के दशक के उस प्रस्ताव की बात करते आ रहे हैं जो अपनी मौत मर चुका था। क्योंकि उस प्रस्ताव में तो ये भी कहा गया था कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का इलाका है वहां से भी उनको फौजें हटानी पड़ेंगी अगर ये रायशुमारी करना चाहते हैं या कुछ उस प्रस्ताव के तहत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो तो पाकिस्तान ने ही नहीं माना था। तो फिर ये टाइम बे टाइम इस तरह का रोना क्यों रोते रहते हैं? देखिए, वो एक प्रस्ताव था जो भारत और पाकिस्तान दोनों की सहमति से आया था, क्योंकि भारत वो सहमति से ही प्रस्ताव लाया जा सकता था, क्योंकि और वो प्रस्ताव भी जो है उसको कोई वैधानिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। वो उस किस्म का जिस अनुच्छेद के तहत चार्टर के लाया गया था, उसके तहत वो एक ऐसा प्रस्ताव था जो सहमतियों से ही लागू किया जा सकता था। एक बात। दूसरी बात, उसको लागू करने के लिए, जैसा कि आपने बताया, पहली शर्त ही यही थी कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का पूरा अमला और इसके अलावा जिन लोगों को पाकिस्तान की सेना वहां लेकर आई थी
वो कबायली वगैरह या जो पंजाब से लोग आए थे, उन सबको वहाँ से पहले हटा दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात उसमें ये भी थी कि भारतीय सेना रहती, भारतीय सुरक्षा बल एक मिनिमम लेवल पर जो एक शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर रहते। इसका मतलब है कि हटना पाकिस्तान को था, भारत की सेना को कोई हटना-वटना नहीं था। वो प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ, अच्छा पहले पाकिस्तान की सेना हटती तभी तो कोई आगे कार्रवाई होती, ऐसा हुआ जी, जी। नहीं। और जब वो हुआ नहीं तो उसको लागू करने की बात तो कोई सोची नहीं जा सकती आज। जब आप पिछले 70 साल से या करीब-करीब 70 साल से आप सोचिए, ये कुछ भी नहीं कर पाए, 72 साल हो गए, तो अब क्या होगा उसमें? दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव को लेकर के 56-57 तक तो एक आध बार वहाँ सुगबुगाहट रही, कभी बातचीत हुई। उसके बाद से उस प्रस्ताव का ज़िक्र कभी नहीं हुआ सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र में। जिसका ज़िक्र नहीं हुआ, उसको उसका ज़िक्र करते रहने से पाकिस्तान को क्या लाभ है? और वो ज़िक्र भी अगर आप करना चाहते हैं, लगता है आपको पाकिस्तान को कि कोई प्रस्ताव है जिसको लागू किया जाना चाहिए, तो आज वो सुरक्षा परिषद में जाएँ और उसको लागू कराने के लिए कोशिश करें। आज हालत ये है कि 370 को लेकर के जो कोशिश विचार, मतलब उस प्रस्ताव की तो छोड़ दीजिए जो प्रस्ताव था। 370 को में जो बदलाव को लेकर के जो बदलाव भारत ने किया, उसको लेकर के शिकायत चीन के मार्फत वहाँ पहुँचाई गई, क्योंकि चीन वहाँ का स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। और जी, जी। ख़ासियत ये है कि सुरक्षा परिषद में उस प्रस्ताव का कोई ज़िक्र नहीं हुआ। सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ों को लेकर ज़रूर गया चीन, लेकिन सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ों में ये ज़िक्र भी आपको नहीं मिलेगा कि उस पर कोई विचार किया गया। कोई प्रस्ताव तो बहुत बाद की बात है, या कोई सुरक्षा परिषद ने कोई निर्णय किया हो उसको लेकर, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो बात सिर्फ ये है कि इमरान खान को तो अपनी स्थानीय राजनीति करनी है। कभी वो भारतीय विदेश नीति की तारीफ करने लग जाते हैं, कभी अपने देश में अमेरिका का और दुनिया भर के देशों का हस्तक्षेप को लेकर के वो झगड़ा खड़ा करते हैं। उनकी संसद में पराजय हो जाती है, लेकिन वहाँ अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं होते। देश की हालत पिछले 2-3-4 साल के अंदर उन्होंने ये कर दी कि देखते-देखते लाले लग गए हैं, वहाँ देश को बेचने की नौबत आ गई है। खुद कहते हैं कि देश के 3 टुकड़े हो जाएँगे, इमरान खान ने ही कुछ समय पहले कहा कि हमारे देश के जी, जी। 3 टुकड़े हो जाएँगे। तो उस आदमी की तो वो एक पागलपने की हद पर पहुँच चुके हैं। उनकी बात को आप पर धन्य अगर गौर ना करें या उस पर कोई बहुत गंभीरतापूर्वक विचार ना करें, तो बेहतर होगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की आज की दशा ये है कि वो दबाव में है, आर्थिक रूप से दबाव में है, और उसकी वो स्थिति आ गई है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो कोई भी, जैसा कि हमने ये जवाहिरी के बारे में ज़िक्र किया, इसके अलावा भी पता नहीं अंदर-अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी वो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। जैसी दशा श्रीलंका की आपने अभी हाल में देखी, वैसी दशा उनकी भी होने वाली है। यहाँ तक कि चीन ने भी सीपैक में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। आए दिन वहाँ पर बलूचिस्तान में और तमाम वहाँ पर जो भी स्वतंत्रता की कोशिश कर रही हैं शक्तियाँ, वो कोई ना कोई ऐसा विस्फोट करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि कोर कमांडर, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं सेना के, वो मारे गए हैं। तो ये ये स्थिति पाकिस्तान की बहुत बुरी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि हमें 370 को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेके पाकिस्तान के बारे में उतना ही बात करना चाहिए जितना कि वो लश्कर-ए-तैयबा और हिज़्ब मुजाहिदीन वगैरह के लोगों को हमारे देश में या कश्मीर में भेजते रहते हैं। देखिए वहाँ आईएसआई का, जो सेना का एक धड़ा है आईएसआई, जो एक अंग है, वो लगातार उसमें कोई ना कोई सेक्शन, कोई ना कोई एक विभाग है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो भारत में कुछ ना कुछ हरकतें करते रहें, वो करते रहेंगे। मूल बात ये है कि हम अब जम्मू कश्मीर के बारे में देखें, वहाँ अगर सामान्य प्रक्रिया शुरू होती है या आर्थिक गतिविधियाँ और तेज़ होती हैं,
और ख़ासतौर से टूरिज़्म का ज़िक्र किया जनरल सिवाच ने। अगर टूरिज़्म होता है इसका मतलब है लोग वहाँ बाहर से घूमने आने लगेंगे। टूरिज़्म से केवल बाहर के लोगों की मनोदशा का परिचय ही नहीं मिलता, टूरिज़्म से जम्मू कश्मीर के लोगों की भी भावना का पता लगता है। वो टूरिस्ट का स्वागत अगर करते हैं, क्योंकि पर्यटकों के बहाने उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। उनकी अर्थव्यवस्था चलती है फल से, उनकी अर्थव्यवस्था केसर की खेती से, उनकी अर्थव्यवस्था वहाँ पर जो कालीन के या जो शॉल के या जो कारीगर काम करते हैं उससे, और वहाँ पर जो पर्यटन होता है। कश्मीर कोई आर्थिक रूप से बहुत गिरा हुआ या कमज़ोर इलाका नहीं है, वहाँ के लोग अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। और अगर वो ठीक से पढ़ लिख लें, आप देखिए कि खेल के या जो दूसरे पढ़ाई-लिखाई के जो क्षेत्र हैं, उसमें कश्मीर के बच्चे अच्छा निकल कर के आ रहे हैं। हम उनका ज़िक्र, क्योंकि कश्मीर हाल के वर्षों में खाली आतंकवादी गतिविधियों, पत्थरमार और उसी के कारण प्रसिद्ध हुआ है। और वो पत्थरमार बच्चों को भी उन लोगों ने जिन बच्चों का काम पढ़ाई-लिखाई करना था, स्कूल जाना था, उनको उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर या किसी आधार पर पत्थर मारने की ट्रेनिंग दे दी, जो गलत था। अब अगर हम सकारात्मक देखिए, 3 साल हुए हैं वहाँ पर अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी हुए। जी, जी। बदलाव 3 साल में कोई अभी बहुत से जो सामाजिक बदलाव होते हैं, एक बड़ी जो हिंसक घटनाओं के बाद, उनको ज़मीन पर आते-आते, उनको मजबूत होते-होते समय लगता है और आशा है वहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक होंगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ चुनाव का संचालन ठीक-ठाक और समय से हो जाए और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक पूरा राज्य का दर्जा मिल जाए। वहाँ पर जनप्रतिनिधि वहाँ सरकार बने, जैसा कि वहाँ बता रहे हैं कि अब नया नेतृत्व भी आ गया है। जो पुराने नेता हैं, वो वैसे ही काफ़ी बदनाम थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या ये फारूक अब्दुल्ला का जो परिवार है। ये बदनाम परिवार हैं, इन्होंने वहाँ को लूटा है, वहाँ की सारा जो धन है, उसका दुरुपयोग किया है, अपने परिवार के लोगों को जगह-जगह बैठा दिया। तो कश्मीरी लोग भी वहाँ नए नेतृत्व को चाहते हैं, तो अवसर मिलना चाहिए शायद कि वहाँ की नई राजनीति बेहतर तरीके से काम करे। आपने बहुत ही सही तरफ इंगित किया है जोशी जी, कि जो पुरानी स्थापित लीडरशिप रही है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगती नहीं हैं और शायद वहाँ के लोगों का भी इनके तौर तरीकों से मोहभंग होता रहा है और उसी की वजह से जो 3 स्तरीय चुनाव हुए हैं वहाँ पर, उसमें आम लोगों ने बढ़-चढ़ कर के हिस्सेदारी की है और एक नई लीडरशिप वहाँ इवॉल्व हो रही है, सामने आ रही है। क्या हम ये माने कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, इस साल के आखिर तक हों, अगले साल हों, और अगर फिर सब कुछ शांत रहा, जैसा कि अमित शाह ने कहा भी था सदन में कि जैसे ही वहाँ सब कुछ नॉर्मल सी होगी, तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल करेंगे। तो वो सिचुएशन अगर होती है, तो ऐसे कौन-कौन से कदम होने चाहिए जिनकी जिनके उठाने से जो वहाँ का यूथ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चूँकि उसके पास रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार की व्यवस्था अगर वहाँ हो जाए धीरे-धीरे, तो जो पत्थरबाज़ी है, जो दूसरी चीज़ें हैं, जो छोटे-छोटे लालच दे कर के उनको उनके हाथों में पत्थर थमा दिए जाते थे, वो चीज़ें भी खत्म हो जाएँगी? देखिए, मैं अभी एक किसी यूट्यूब चैनल पर या कहीं ऐसे ही वीडियो में देख रहा था। किसी सज्जन ने वहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा कर के कक्षा में छात्रों से बात की। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ जितने लड़के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उतनी लड़कियाँ भी साथ में इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं। और उनकी जो भविष्य की योजनाएँ हैं, किसी की एमटेक करने की है, किसी की कंप्यूटर साइंस में जाने की है, कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है और कोई विदेश जाकर के इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है। तो कश्मीर के बच्चों की भी अपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये भी है, आप देखें जो कितना खून-खराबा वहाँ हुआ है, उसका असर
सभी तरह के परिवारों पर पड़ा है। उसने बेशक उस खून खराबे का विरोध नहीं किया, या समय पर आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि फला पंडितों को भगाया गया, हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, हत्याएं की गई, और वहाँ के पड़ोसियों ने भी उसमें मदद नहीं की, या कहें कि हत्यारों की सहायता की, उनको जानकारी दी। देखिए, जिस समय पर अगर इस प्रकार के तत्व खुलेआम सक्रिय हो जाएंगे और उनको ताकत मिलती है, तब उनको जनता के बीच से समर्थन या तो अनायास मिलता है विकृति के साथ, या दबाव में भी मिलता है। तो जी, जी। अगर उन तत्वों पर अब अगर अंकुश लगाया जाएगा, तो वो फिर इस प्रकार के तत्वों का दबाव कम भी होगा। वो अपने दबाव को दिखाए रखने के लिए कि हम मौजूद हैं, हमारा अभी अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, आए दिन किसी को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखिए, एक आध बार उन्होंने कुछ पुलिस के अधिकारियों को या पुलिस के कांस्टेबलों को की हत्या की है। कुछ एक बैंक के अधिकारी की हत्या की, शिक्षक की, 1 या 2 शिक्षकों की हत्या की, एक एक केमिस्ट की हत्या की जो दवाई का विक्रेता था। ये सब जी, वो जी। लोग थे जो जिनको उनके आसपास के लोग पसंद करते थे। ऐसे लोग नहीं थे कि इनसे नाराज़। तो इन लोगों की हत्या होने से, ठीक है, वो जो हत्यारे थे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन सामान्य जनता के भीतर जो लोग भी हैं, ये बात तो आती ही है कि भला इनकी हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो हमारा दोस्त था। अगर कोई दवाई का व्यापारी दवाई आपको देता है, उपलब्ध कराता है, वो ज़रूरी दवाएँ जो ऐसे कोरोना जैसे संकट में ज़रूरी थी, तो आपकी उसकी हत्या देखते हुए कोई पसंद नहीं करेगा। तो ये इन चीज़ों के साइकोलॉजिकल, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक कई असर होते हैं। उन असरों को देखने में और समझने में समय लगेगा। लगे हाथ ये देखना चाहिए कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त है? तो मुझे लगता है काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। आज वहाँ हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी गहराई तक, यानी सामान्य जनता तक जानकारियाँ प्राप्त हैं। तभी तो आए दिन आपको जानकारी मिलती है कि फलाँ वहाँ छिपा हुआ है और वहाँ एलिमिनेट किया जाता है। तो इसका मतलब है जनता के भीतर से ही कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। और ये चीज़ कम से कम इस दिशा में बताती है कि बात चीज़ें ठीक होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद जोशी साहब, जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच धन्यवाद। सर। जी, नमस्कार। नमस्कार।